प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। 140 करोड़ लोगों के साथ पहले से ही संघर्ष कर रहा है भारत, यानी 140 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको कई प्रकार की समस्याओं का, कई प्रकार के अभाव और जो वंचन हैं, कमियां हैं, उन सबको मैनेज करने में ऑलरेडी इंडिया और भारत की सरकार काम कर रही है। और ऐसे में अगर इसको एक धर्मशाला के रूप में लोग इस्तेमाल करने लगें भारत को, तो वो सही नहीं है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सोमवार को शरणार्थियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। शरणार्थियों को शरण देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की। दुनिया भर से आए लोगों को शरण देने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत ऐसे लोगों को शरण क्यों दे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत 140 करोड़ लोगों के साथ पहले से संघर्ष कर रहा है। हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण देना संभव नहीं है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने श्रीलंका से आए तमिल शरणार्थी को हिरासत में लिए जाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। अगर हम पूरे मामले को देखें कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच एक श्रीलंकाई नागरिक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 2015 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम से जुड़े होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, जो एक समय श्रीलंका में सक्रिय एक आतंकवादी संगठन था। श्रीलंका के याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह एक श्रीलंकाई तमिल है जो वीजा पर यहां आया था। उसके अपने देश में उसकी जान को खतरा है। याचिकाकर्ता बिना किसी निर्वासन प्रक्रिया के लगभग 3 वर्षों से नजरबंद है और याचिकाकर्ता को यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट मामले और विदेशी अधिनियम मामले में दोषी ठहराया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर सख्त नहीं होगा तो ऐसे तमाम कम्युनिटीज हैं, अनेक देश ऐसे हैं जहां से लोग भारत में आकर के अपने को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर शरणार्थी बता करके, चाहे वो रोहिंग्या हों, चाहे कुकी चिन हों या अन्य अनेक प्रकार के जो शरणार्थी हैं। चकमा शरणार्थी भी बांग्लादेश के चटगांव हिल से आकर के नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं। रोहिंग्या भारी मात्रा में आकर के रह रहे हैं। अफगान रिफ्यूजी भी आते हैं यहाँ पर लगातार। तो ऐसी स्थिति में जो भी शरणार्थी आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा कि उनका मोटिव क्या है और उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस लक्ष्य के साथ, किस मानसिकता के साथ भारत में आए हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है, भारत का डेमोग्राफी भी प्रभावित होगा, क्योंकि जहां पर शरणार्थी रहेंगे वहां के जो स्थानीय रहने वाले लोग हैं उनका जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है, कल्चरल स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, उन सब पर दबाव डालेंगे और पॉपुलेशन को भी चेंज कर देंगे। और फिर उसके बाद ये राजनीति यानी जो पॉलिटिसाइजेशन है इस मुद्दे का, उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं और फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का मुद्दा भी इसमें शामिल हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शरणार्थियों का रिपैट्रिएशन हो, उनके घर वापस भेजा जाए जिस मूल देश से वो आए हैं। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन काम करता है जिसका नाम है वियना कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन है। 1951 में ये कन्वेंशन एडॉप्ट किया गया था, लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किया है और भारत ने इसे रेटिफाई भी नहीं किया है। उसके पीछे का रीजन ये है कि भारत जानता है कि कोई भी शरणार्थी जब एक बार इंडिया आ जाएगा तो ये मानवाधिकार का भी मुद्दा होता है कि उसे अगर दूसरे देश में जबरदस्ती भेजा जा रहा है तो बहुत से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सवाल उठाया जा सकता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, उसी में ये बात कही गई है। एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं नॉन रिफाउलमेंट प्रिंसिपल, यानी कि अगर कोई भी देश में शरणार्थी है और उस देश को ये लगता है कि उसके मूल देश भेजने से, वापस भेजने से या जबरदस्ती उसके मूल देश वापस भेजने से उसका जो शारीरिक भौतिक अस्तित्व है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा काम वो देश नहीं कर सकता। अब भारत इसमें बंध जाता,
इसलिए भारत ने इस कन्वेंशन पर साइन नहीं किया और अपने राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों और भारत की संप्रभुता और अखंडता को ज़्यादा सर्वोपरि माना। रिफ्यूजी के जो भी मुद्दे हैं, शरणार्थियों के जो भी मुद्दे हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जोड़कर देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अलग अलग देशों में सिविल वॉर चल रहा है, कहीं पर अलगाववादी आंदोलन चल रहा है, कहीं पर गृह युद्ध की स्थितियां हैं तो कहीं युद्ध की स्थितियां हैं, कहीं एथनिक क्लिंजिंग है, निर्जातीय संहार है, कहीं जेनोसाइड है। ऐसी स्थिति में इन सब देशों से जो लोग आए हैं उनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, उनके मोटिव्स क्या हैं, ये सब पता लगना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। भारत वैसे तो मानवतावादी दृष्टिकोण के आधार पर बहुत से लोगों को शरण देता आया है। हमने तिब्बतियों को शरण दिया और तिब्बतियों को के जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उनको लगातार भारत जो है संरक्षण भी प्रदान कर रहा है और उनका जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी राजनीतिक निर्वासन में जो उनकी सरकार चल रही है हिमाचल के धर्मशाला से, वो भी उसको चलाने में भारत मदद उनको दिया है। तो भारत जो है अपनी जिम्मेदारियां समझता है, नैतिक जिम्मेदारियां, मानवतावादी जिम्मेदारियां, ये सब समझता है, लेकिन भारत को अपनी सुरक्षा से भी समझौता नहीं करना है। म्यांमार में रहने वाले जो उग्रवादी समूह हैं या वहाँ जो अलगाववादी रहते हैं, उन सब से किसी रोहिंग्या का कनेक्शन हो और वो भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, अलग अलग जगहों पर आकर के कोई कॉन्स्पिरेसी रचने लगे, कोई षड्यंत्र की स्थिति पैदा करने लगे, तो इससे भारत के हित प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया को मैसेज दिया जाए, खासकर पड़ोसी देशों को भी मैसेज दिया जाए कि भारत एक धर्मशाला नहीं है। भारत में उन्हीं लोगों को शरण मिलेगी जो एक लीगल रास्ता अख्तियार करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति आएगा तो पासपोर्ट एक्ट, जो फॉरेनर्स एक्ट है, इन सब के माध्यम से जो प्रावधान किए गए हैं लीगल, उन सब के हिसाब से ही लोगों को शरण दिया जाएगा। अदरवाइज भारत अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देगा। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? सुप्रीम कोर्ट का यह रवैया कितना सही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।